हेलो फ्रेंड्स, आज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं जो एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का स्टडी तीन आधार पर होता है, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज वाले कंजक्शन का स्टडी हम लोग कंजक्शन के पार्ट 2 में कर चुके हैं और अब कंजक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट आज बना रहा हूँ और इसमें जो है एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं, आज का अपना यही टॉपिक है। तो देखिए, जैसे बताए थे कि जो एडवर्ब होता है ये 9 टाइप्स होता है, 9 प्रकार का होता है और उन 9 प्रकार में जो सबसे पहला एडवर्ब बनता है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब समय सूचक क्रिया विशेषण, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत व्हेन आता है, व्हाइल आता है, एज सून एज आता है, एज आता है, नो सूनर देन, टिल, अनटिल, बिफोर और आफ्टर। इन्हीं का शुद्ध यूज करना आज हम लोगों को सीखना है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आप लोग देख रहे हो व्हेन आया है, तो व्हेन मीन्स होता है जब, और इसका यूज कब होगा तो जैसे करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाइल ही सा अ स्नैक कामा ही फियर्ड। तो व्हाइल मीन्स भी जब होता है और व्हेन मीन्स भी जब होता है। इस व्हाइल के बारे में जाने, व्हाइल आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मिल ही रहा है। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का स्टडी करेंगे तो वहां पर भी ये मिलेगा, लेकिन वहां पर इसका मतलब होगा जबकि, एक विरोधात्मक सेंटेंसेस को वहां पर जोड़ता हुआ दिखाई दे, और यहां पर इसका अर्थ है जब, ठीक। तो देखो, जैसे क्वेश्चन इस तरह आ गया, व्हाइल ही सा स्नैक ही फियर्ड, जब उसने सांप देखा तब वो डर गया। तो आप लोग सोचते हो कि व्हाइल मीन्स होता है जब, व्हाइल आया है, सेंटेंस तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना यहां पर व्हाइल नहीं आएगा, इस जगह पर व्हेन आएगा। अब व्हेन क्यों आएगा? सोच रहे होंगे कि व्हेन मीन्स जब होता, व्हाइल मीन्स जब होता, दोनों की मीनिंग सेम है तो व्हाइल सही होना चाहिए था, लेकिन व्हाइल नहीं। देखिए, व्हेन और व्हाइल में क्या डिफरेंस है, आज यही चीज देखना है। देखिए, व्हेन आता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ हो, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए व्हेन आता है। जैसे सेंटेंस को देखिए, कहा गया है कि जब उसने सांप देखा, मतलब उसने पहले सांप देखा, उसके बाद डर गया, तो सांप देखने का कार्य समाप्त हुआ, उसके बाद डरने का काम हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक कार्य समाप्त हुआ है, दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है। तो जब एक कार्य समाप्त हुआ हो, दूसरा का कार्य स्टार्ट हुआ हो, ऐसे केस में जब की इंग्लिश व्हेन आता है, व्हाइल नहीं आता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने की बात आएगी, तो यहां पर व्हाइल के प्लेस पर व्हेन हो जाएगा, व्हेन ही सा अ स्नैक। और कभी कभी एक चीज और ध्यान देना, ये जहां पर आप लोग कामा देख रहे हो, एग्जाम में यहाँ पर देन लिख करके पूछ लेते, देन ही फियर्ड। तो अगर शुरू में व्हेन है तो बीच में देन नहीं आना चाहिए, कामा का मतलब ही हो जाता है देन, तो आप लोग देन हटा करके ऐसे कामा लगा देंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो व्हेन ही सा स्नैक, कामा ही फियर्ड,
जब उसने सांप देखा तब वो डर गया। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन आता है तब जब एक कार्य कंप्लीट हुआ हो, दूसरा का कार्य शुरू हुआ हो। जैसे कहा जाए, कभी कभी सिंथेसिस में भी आ जाता है कि बारिश समाप्त हुई, वह घर से बाहर निकला, तो मतलब पहले बारिश हो रही थी वो बंद हो गई, उसके बाद घर के बाहर, तो व्हेन द रेन स्टार्ट ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ऐसे हो जाएगा। और व्हाइल के बारे में क्या है, इसी के बाद अपने लोगों को व्हाइल का यूज समझना है कि जब के अर्थ में व्हाइल कब आता है। तो व्हाइल के आने के पीछे रीजन है कि जब पहले वाक्य में शुरू हुआ कार्य चल ही रहा हो, अर्थात समाप्त न हुआ हो, और फिर अगला कार्य भी उसी के साथ में चलने लगा हो, सतुआ बन गया हो, तब ऐसे केस में जबकि इंग्लिश व्हाइल आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आ गया व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, तो कहा आई वेंट आउट, मैं बाहर निकला। तो हिंदी तो वही बता रहा है कि व्हेन मीन्स जब इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, मैं बाहर निकला, ऐसा लग रहा है सेंटेंस इज करेक्ट, बट सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। सच टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑफन आस्क्ड इन आवर एग्जाम। ज्यादातर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है और लोग पकड़ नहीं पाते कि आखिर इसमें गलत कहाँ पर है, एरर किस जगह पर है। तो देखो, व्हेन की जगह पर यहाँ व्हाइल आना चाहिए। क्यों व्हाइल आना चाहिए, इसी चीज को यहाँ पर समझना है। व्हेन के जगह पर मैं बता रहा हूँ कि व्हाइल होना चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए पहले कौन सा कार्य शुरू हुआ था, बारिश होने का, वर्षा होने का, है कि वर्षा हो रही थी, मतलब वर्षा होने का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, बारिश चल रही थी, और उसी बीच क्या हुआ, मैं बाहर निकला। अर्थात पहले वाक्य में जो कार्य शुरू हुआ था वो समाप्त नहीं हुआ था, वो बंद नहीं हुआ था, वो चल रहा था, और उसी बीच दूसरे वाक्य में भी कार्य होने लगा ना, जिसका परिणाम हुआ कि दोनों काम सतुआ बन गए कि बारिश एक तरफ हो रही थी और एक तरफ वो निकल पड़े भीगते हुए। तो जब पहले वाक्य में कार्य चल ही रहा हो, उसी बीच दूसरे वाक्य में भी कार्य शुरू हो गया हो, तब ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय या करेक्ट करते समय जबकि अंग्रेजी व्हाइल लिखा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। नोट डाउन दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, यही डिफरेंस है व्हेन और व्हाइल में। तो यहाँ पर व्हेन गलत होगा, इसका करेक्ट अगर करने की आ गया तो इसका बन जाएगा व्हाइल इट वाज रेनिंग आई वेंट आउट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्हेन और व्हाइल का में क्या डिफरेंस होता है, कब व्हेन आता है कब व्हाइल आता है, ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसी के बाद आता है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जो ही, और इसी के बाद एज देख रहे हो, एज मीन्स होता है जैसे ही। इसी के बाद नो सूनर डॉट डॉट देन देख रहे हो, नो सूनर मीन्स होता है ज्यादा नहीं, नो सून ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं, डॉट डॉट की अपेक्षा। और इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे कभी कभी एज सून एज और एज वाले सेंटेंस को कहा जाता है निगेटिव बदल दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम लोग नो सूनर डॉट डॉट देन से निगेटिव बदलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से रूप चेंज हो जाता है, भाव या मीनिंग सेम रहती है। तो इन तीनों का मतलब सेम होता है।
ये कब आते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। तो देखो ये तब आते हैं, जैसे व्हेन के बारे में मैंने बताया कि जब एक कार्य समाप्त दूसरा का कार्य स्टार्ट, तब व्हेन आता है। उसी प्रकार से वही रूल इनका भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। व्हेन और एज सून एज नो सूनर डॉट डॉट देन के यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि जैसे कार्य जो पहले वाक्य में हो रहा था वो समाप्त हो, उसके बाद बिल्कुल अंतराल ना हो, तत्काल अगला कार्य शुरू हो गया हो, तब ऐसे केस में एज सून एज या नो सूनर डॉट डॉट देन को सही माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजे पर खड़ा है और हम दरवाजा खोले, तो कहा गया जब मैंने दरवाजा खोला तब मैंने किसी को खड़ा हुआ पाया। तो यहाँ पर अगर दरवाजे पर कोई खड़ा है तो खोलते मान तत्काल मिल जाता है। तो ऐसे वाक्यों को लिए हम लोग एज सून एज आई ओपन द गेट आई फाउंड समवन स्टैंडिंग देयर। तो जब मैंने गेट खोला तब किसी को वहां पर खड़ा हुआ पाया। तो जब एक कार्य समाप्त दूसरे का कार्य स्टार्ट, लेकिन इन दोनों कार्यों के बीच में हमें बहुत अंतराल न समझ में आ रहा हो या बिल्कुल अंतराल न समझ में आ रहा हो, गैपिंग न समझ में आ रहा हो, तब ऐसे सेंटेंसेस को या तो एज सून एज से जोड़ देते हैं या एज से, या जो है नो सूनर डॉट डॉट देन के यूज के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। अब इसमें एग्जाम में देखता हूँ एज सून एज, मान लीजिए आप लोग समझ जाते हैं, एज भी सिंपल है समझ जाते हो, लेकिन नो सूनर डॉट डॉट देन वाला क्वेश्चन बहुत आता है जहां पर आप लोग नहीं करेक्ट कर पाते हो। जैसे देखो नो सूनर ही सा अ डेंजर देन ही रैन अवे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आता है, तो हम लोगों को नो सूनर का यूज अच्छे से समझना होगा। तो एक चीज ये ध्यान देना कि नो सूनर अगर शुरू में कहीं सेंटेंस में है तो नो सूनर के तुरंत बाद में टेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अब आप लोग सोच में पड़ गए कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो नो सूनर के तुरंत बाद वाले क्लास को देखो, ही सा डेंजर किस टेंस में दिख रहा है, सब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होता है, तो इसलिए यहाँ पर डिड होना चाहिए। कहने का मतलब नो सूनर वाला क्लास जिस भी टेंस में होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखी जाती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ जाना सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हम लोगों को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अर्थात डिड का यूज करना पड़ेगा, और जब डिड आ जाएगा तो ये जो सा देख रहे हो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कभी कभी तो क्या करते हैं, यहाँ जहां पे देन देख रहे हो यहीं पर देन लिख दिए रहते हैं, तो देन और देन में अंतर होता है, नो सूनर डॉट डॉट देन होता है ना कि नो सूनर डॉट डॉट देन। तो इसलिए देन अगर लिखा मिलता है तो इसको हम लोग देन बना देंगे। अब अगला सेंटेंस पास्ट में है रहना सेकंड फॉर्म, तो उसी तरह से रहेगा। तो एक क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज्यादा आता है क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। नो सूनर देख लिए और देन भी आगे देख लिए, सोचते एकदम सही तो है, लेकिन हमको अपने माइंड में रखना है कि नो सूनर के तुरंत बाद टेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ जाना नो सूनर डॉट डॉट देन का यहाँ पर करेक्ट यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और उसके बाद टेंस के अनुसार जानते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आने लगती है, इसीलिए जो सा देख रहे हो सा का सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट बनेगा नो सूनर डिड ही सी अ डेंजर देन ही रैन अवे। और इसी क्वेश्चन को अगर कभी कभी कहा जाए कि इसको भैया अफर्मेटिव में चेंज कर दो, तो नो सूनर डिड देन को हटा देंगे और शुरू में एज सून एज या एज लिख देंगे, तो
सेंटेंस अपना अफर्मेटिव हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव, और ऐसे चेंज करना रहता है कि भाव ना बदले, रूप बदले, तो वहां पर भी आप लोगों को काम देगा। अब इसी के बाद हम लोग आ जाते हैं टिल और अनटिल, और इसी में एक आता है एज लॉन्ग एज, उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी टिल अनटिल में समझ लो कि एक आता है एज लॉन्ग एज। तो टिल अनटिल एज लॉन्ग एज, तो टिल मीन्स और एज लॉन्ग एज मीन्स होता है जब तक। हर कंजंक्शन की हिंदी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। जब तक मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक अच्छे से हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अनटिल मीन्स होता है जब तक नहीं, ठीक ना। अब देखिए टिल एज लॉन्ग एज और अनटिल। टिल एज लॉन्ग एज में जब तक होता, अनटिल में जब तक नहीं। ये जो अनटिल है ये निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। यही कारण है कभी कभी कैट में क्या होता है कि अनटिल के तुरंत बाद में जो क्लास रहता है उसे लोग नकारात्मक बना करके पूछ लेते हैं। तो अनटिल खुद ही निगेटिव है, इसलिए अनटिल के तुरंत बाद आने वाला क्लास अफर्मेटिव होना चाहिए। टिल एज लॉन्ग एज के बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, भाव के अनुसार अफर्मेटिव या निगेटिव में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना अनटिल के बाद आने वाला क्लास अफर्मेटिव ही होना चाहिए, नहीं तो अनटिल में एक नहीं, 4 कदम और आगे बढ़ने के बाद एक नहीं, तो नहीं नहीं मिल करके सकारात्मक भाव देने लगेगा, भाव बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि अनटिल के बाद नकारात्मक है तो उसे सकारात्मक बना के लिख देना है, या अनटिल को टिल बना के लिख देना है। ऐसा करने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो और इनको ये देखना, जैसे टिल और एज लॉन्ग एज में क्या डिफरेंस है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं, कहते जब तक मैं पढ़ाता हूं सभी छात्र शांत रहते हैं। तो इस सेंटेंस में ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जब तक आ रहा है, तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब तक आए तब एज लॉन्ग एज आता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, एज लॉन्ग एज आई टीच ऑल द स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट। लेकिन अगर इस तरह से बोला जाए कि सभी छात्र शांत रहते हैं जब तक मैं पढ़ाता हूं, इसमें देखो जब तक बीच में आ रहा है, तो जब बीच में आता है तो टिल का यूज करके बोला जाता है। इसका ट्रांसलेशन बनता है ऑल द स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट टिल आई टीच। तो टिल और अनटिल के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा इनका यूज समझिए कि एज लॉन्ग एज शुरू में यूज कीजिए और टिल का यूज बीच में कीजिए जब तक के अर्थ में। और ये भी ध्यान देना है टिल और एज लॉन्ग एज के बाद सेंटेंस भावानुसार अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और अनटिल के बाद हमेशा अफर्मेटिव ही होगा। और इनका यूज कब करते हैं, कब ये आते हैं, तो जैसे इसके पीछे क्या रूल बनता है, इन मतलब टिल एज लॉन्ग एज और अनटिल के यूज के पीछे क्या रूल बनता है, यह है कि जैसे पहले सेंटेंस में किसी कार्य के करने की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कहा गया है वेट हियर, वेट हियर, किसी मतलब यहां पर इंतजार करने की बात की जा रही है। वो भी काम वेट करने का काम जब कब तक करना है, आगे है आई रिटर्न, आई रिटर्न। तो रूल होता है
जब फर्स्ट क्लास में किसी कार्य को करने की बात की गई हो, वो भी उतने समय तक करने की बात की गई हो जब तक अगले वाक्य में चर्चित कार्य संपन्न ना हो जाता हो। जैसे अगले वाक्य में क्या काम होना है, लौटने का। जब तक लौटने का काम नहीं हो जाता तब तक ये काम करना है। तो ऐसे केस में टिल या अनटिल या एज लॉन्ग एज से जोड़ करके सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहीं पर इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। ठीक, इसका ये भी बन सकता है, यही इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता हूं। टिल के बाद वाला सेंटेंस नकारात्मक भी कर देने से भाव में अंतर नहीं आ रहा है। फिलहाल हम लोगों के एग्जाम में कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन आता है अक्सर अनटिल वाला। जैसे रहेगा वेट हियर until I do not return। अपने कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आता है, वेट हियर until I do not return। तो लोग सोचते हैं कि वेट हियर मीन्स होता है यहीं पर इंतजार करो, until मीन्स जब तक नहीं मैं वापस ना आऊं। ठीक, तो देखिए आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि until मतलब होता है जब तक नहीं, और इसके तुरंत बाद आने वाला जो सेंटेंस है आई डू नॉट रिटर्न, ए नकारात्मक है। तो until के बाद वाला सेंटेंस सकारात्मक होना चाहिए। तो या तो इसको सकारात्मक बना दो, जो डू नॉट हटा दो, आई रिटर्न कर दो, या until को आप टिल भी बना देंगे तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है कि until के बाद वाला सेंटेंस हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और मान लीजिए नकारात्मक है तो until को टिल बनाओ, या जो है until को until रहने देने की शौक है तो until को until रहने दो, लेकिन अगले क्लास में से डू नॉट मिटाओ, निगेटिव मतलब हटा दो, सकारात्मक बना दो, तो सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा वेट हियर until I return। ठीक, तो इस तरह से टिल, एज लॉन्ग एज और until का यूज आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर और आफ्टर की यूज में ध्यान देना है कि बिफोर मीन्स होता है से पहले, बिफोर मीन्स से पहले, और आफ्टर मीन्स होता है के बाद। और टेंस में आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे। जैसे रहता है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस के। याद रखना, अगर कहीं सेंटेंस में बीच में बिफोर मिलेगा तो जो बिफोर के पहले वाला क्लॉज है अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज है, उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। और अगर हुआ है तो जान जाना वो सही है, नहीं हुआ तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर दीजिएगा। और बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंस रहेगा जिसे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है तो समझ जाना करेक्ट है, और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हुआ है तो समझ जाना इनकरेक्ट है। उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर दोगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए आफ्टर वाला सेंटेंस कि पुलिस के आने के बाद चोर भागा, द थीफ रैन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। तो जब आफ्टर बीच में मिलेगा तो पहले वाला सेंटेंस फर्स्ट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, और आफ्टर के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस है
अर्थात सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। इस तरह से ये बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस भी करेक्ट इनकरेक्ट में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जानते रहेंगे। तो बिफोर और आफ्टर कहीं मिलेगा तो इस तरह के सेंटेंस को भी करेक्ट कर लेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में से भी एरर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से तो बिफोर और आफ्टर हो गया। और इस एडवर्ब क्लास की बात किया जाए तो एडवर्ब क्लास में जो सेकंड प्रकार का एडवर्ब होता है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब होता है स्थान सूचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत जो कंजक्शन आते हैं वह वेयर होता है या वेयर एवर होता है, ETC यही है। तो वेयर मीन्स होता है जहां, और वेयर एवर मीन्स होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। और इस वेयर का यूज, वेयर आप लोगों को नाउन क्लॉज में भी मिलेगा, एडजेक्टिव क्लॉज में भी मिला था और एडवर्ब क्लॉज में भी आज मिला हुआ है। तो वेयर और वेयर एवर कब आता है तो रूल सेम है कि जब स्थान के बारे में बात किया गया हो, किसी स्थान को जहां कहा गया हो या एंटीसीडेंट कोई स्थान हो, तो ऐसे केस में जहां के इंग्लिश वेयर आता है। जैसे कहा जाए आई नो व्हेन यू लिव, मैं जानता हूं जब तुम रहते हो। ठीक है, तो देखो तुम रहते हो, रहना क्या है, एक प्रकार से स्थान दर्शा रहा है, रहा किसी स्थान पर जाता है, तो इसका करेक्ट बनेगा आई नो व्हेन ना हो करके आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं जहां पर आप रहते हैं, वेयर यू लिव। ठीक, या कहा जाए कि वी फॉलो, हम सब अनुसरण करते थे, वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो जाते थे हम लोग उनके पीछे लग जाते थे। तो जहां कहीं भी स्थान दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए कभी कभी एंटीसीडेंट से कंजक्शन इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट आता है। अभी होता आई नो द प्लेस, तो प्लेस अगर है तो जान लें 100% वेयर आना है। ठीक ना, तो ऐसे केस में आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, इस तरह से सेंटेंस अपना करेक्ट होगा। तो इसमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में वेयर और वेयर एवर आता है। जब स्थान के बारे में बात होता है तब इनका यूज जहां के अर्थ में ना कंजक्शन के रूप में कर दिया जाता है। और इसी के बाद जो अब हम लोगों का तीसरा एडवर्ब बनता है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मान लो मैनर। ठीक, अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंतर्गत एज इफ आता है या एज दो आता है। ये दो कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का मतलब होता है माना की जैसे, और एग्जाम में बहुत आता है और एक सबके लिए बहुत कठिन भी होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे सेंटेंस कंजक्शन मिल जाने पर करेक्ट कर पाते हैं। तो मैनर मीन्स होता है ढंग सूचक क्रिया विशेषण, जो ढंग बताए, शहूर बताए, तरीका बताए। जैसे एक में किसी कार्य को करने की बात की गई होती है और दूसरे में वो कार्य कैसे हो रहा है उसका ढंग बताया गया होता है, तब ऐसे जगह पर एज इफ या एज दो मिलता है। एग्जाम्पल है, जैसे है कि he laughs as if he is mad, इस तरह का क्वेश्चन
आता है। He laughs as if he is mad, वह हंसता है, LAUGHS। As if he is mad, आप लोगों से कहा जाएगा करेक्ट दिस सेंटेंस, या कहा जाएगा कि वेयर इज एरर इन दिस सेंटेंस। और देखिए मैं छोटे सेंटेंस दे करके बता रहा हूं, लेकिन यही चीज थोड़ा बड़े सेंटेंस में कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो बड़ा सेंटेंस देख करके घबराना नहीं है, ठीक ना। हम यूज जानते रहेंगे अच्छे से, तो चाहे सेंटेंस अपना बड़ा हो चाहे छोटा हो, तुरंत एरर पकड़ लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है ही लाफ्स एज इफ ही इज मैड, वह हंसता है, एज इफ मतलब माना कि जैसे वो पागल हो, तो सोचेंगे सेंटेंस तो सही है, वो पागल हो के लिए तो इज लगता ही है, इज सही होगा। यहाँ पर एज इफ एज दो में से कुछ भी मिल सकता, दोनों की मीनिंग सेम होती है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि एज इफ या एज दो के बाद आने वाले क्लास में हमेशा वर का यूज होना चाहिए, WERE। यहाँ तक किसी की सोच ही नहीं पहुंच पाती है। लोग सोचते हैं कि ही तो सिंगुलर है, इसके साथ इज या वाज होना चाहिए, वर क्यों आ रहा है। तो याद रखना ये रूल है, इसको लर्न करना पड़ेगा। कहीं पर भी एज इफ या एज दो दिखता है तो एज इफ तथा एज दो के बाद आने वाले क्लास में वर आना चाहिए। इस सब्जेक्ट से नहीं मतलब है, टेंस के भाव से नहीं मतलब है, यहाँ पर रूल से मतलब है। एज इफ या एज दो के बाद आने वाले क्लास में वर आता है। जिनको इस चीज को पता होता है वो सेंटेंस करेक्ट कर ले जाते हैं, और जिनको नहीं पता होता है नहीं करेक्ट कर पाते हैं। तो याद रखना कि एज इफ ही वर मैड, ये आप लोगों का करेक्ट सेंटेंस है। इसी एज इफ के जगह पर कभी कभी एज दो भी मिल सकता है, तो एज दो आ जाने से घबरा मत जाना, रूल सेम है, यहाँ पर आएगा वर आएगा। तो आप लोगों का जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर वाले कंडीशंस है, एज इफ या एज दो, ये भी क्लियर हो गया होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन कहीं पर मिलेगा तो हम लोग करेक्ट कर ले जाएंगे। इसी के बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन, एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन के अंतर्गत इफ या अनलेस आता है। इफ मीन्स यदि होता है, और अनलेस मीन्स यदि नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देना है। और ये जो अनलेस है ये ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इफ तो सामान्य है, इफ के बाद भाव के अनुसार सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनलेस जो होता है उसी अनटिल की तरह निगेटिव होता है। जैसे अनटिल के बाद हमेशा सकारात्मक सेंटेंस होता है क्योंकि अनटिल निगेटिव होता है, उसी प्रकार से अनलेस के बाद में भी सेंटेंस हमेशा सकारात्मक होना चाहिए क्योंकि अनलेस निगेटिव होता है। और इस अनलेस वाले को पूछ करके आगे निगेटिव बना करके पूछ लिया जाता है। तो इस आते हैं जब शर्त होता है कि यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा, तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इस तरह का। तो इफ और अनलेस, अनलेस वाला सेंटेंस एक देख सकते हो, ठीक ना। जैसे यू विल पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू विल पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। आप पास हो जाओगे अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो देखो है क्या कि अनलेस मीन्स नहीं होता है, निगेटिव है यदि नहीं, तो आगे सेंटेंस जो डू नॉट है इसको हटा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड कर दो। यदि नहीं तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम यहाँ पर फेल होना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे।
तुम फेल हो जाओगे यदि नहीं तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो 2 बार नहीं आना चाहिए। या तो इस अनलेस को इफ बना दो, या जो है सेंटेंस जो डू नॉट है उसे अफर्मेटिव बना दो, सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन वाले जो कंजक्शन है वो इफ या अनलेस है, ये भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। और इसी के बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जो 5वें प्रकार का एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, ठीक। तो एडवर्ब्स ऑफ पर्पस में आता है so that, in order that, lest, ये आता है। तो so that और in order that मीन्स होता है ताकि, और lest मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। सो दैट, इन ऑर्डर दैट मीन्स होता है ताकि, और लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो जब दो में से किसी एक वाक्य, कोई एक वाक्य जो है, कोई एक क्लास उद्देश्य प्रकट करता, जैसे एक में कहा गया कठिन परिश्रम करो, दूसरे में कहा जाए कि तुम पास हो जाओ। तो कठिन परिश्रम करने की बात किस उद्देश्य से की जाए कि आप पास हो जाओ, ठीक ना। तो जब दो में से एक वाक्य में उद्देश्य जान पड़ रहा, लेकिन उद्देश्य जो है सकारात्मक हो, सकारात्मक भाव वाला हो या सकारात्मक रूप से हो, तब ऐसे केस में ऐसे वाक्यों को सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, या सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगाते हैं। और एक चीज इसमें ध्यान देना है कि सो दैट तथा इन ऑर्डर दैट के बाद आने वाले क्लास में हमेशा मे या माइट का यूज होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में तो माइट होना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो मे या माइट में से कुछ भी हो सकता है। और लेस्ट कब आता है? लेस्ट तब आता है कि जब पर्पस प्रकट करने वाला, जो उद्देश्य दर्शाने वाला क्लास है, वो अगर नकारात्मक है या नकारात्मक भाव वाला है तब लेस्ट आता है। और लेस्ट के बाद आने वाले क्लास में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? शुड का। इस चीज को ध्यान देना है। जैसे आ जाए वर्क हार्ड, वर्क हार्ड so that you can pass। कठिन परिश्रम करो ताकि आप पास हो जाओ। तो इस सेंटेंस को जब ऐड करने की बात आए तो देखिए यहाँ पर बीच में कंजक्शन के रूप में so that आया है। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि so that या in order that अगर कंजक्शन के रूप में आया है तो इनके तुरंत बाद आने वाला जो क्लास है, जैसे you can pass है, तो यहाँ पे may या might होना चाहिए। तो कैन के जगह पर क्या होना चाहिए? मे होना चाहिए। माइट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लास है प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो वहां मे होना चाहिए। मे या माइट भाव के अनुसार कुछ भी हो सकता है। और अगर एक पास्ट में है तो वहां पे माइट होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को ध्यान देना कि जब भी कंजक्शन के रूप में सो दैट या इन ऑर्डर दैट आया होगा तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद आने वाले क्लास में मे या माइट का यूज होता है। और लेस्ट में क्या है कि जैसे कहा जाए वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल। संभल कर चलो अन्यथा तुम गिर पड़ोगे। तो इसकी करेक्ट इस तरह का करेक्ट अगर आ जाता है, ध्यान देना लेस्ट के बाद, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट के बाद आने वाले क्लास में रूल होता है कि हमेशा शुड का प्रयोग होना चाहिए। अगर शुड के अलावा कोई दूसरी वर्ब का यूज है तो समझ जाना सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो यहीं पर चेक कर लेना कि लिस्ट के बाद जो सेंटेंस है वहां पर शुड है नहीं शुड है। अगर शुड नहीं है तो शुड लगा देना, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और अगर शुड है तो जान लेना सही है। ठीक, तो इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ पर्पस वाले कंजक्शंस जो हमारे सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लिस्ट था
वो हो गया। और इसी के बाद एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन में तुलनात्मक, जैसे इसके अंतर्गत एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज या देन आता है। ठीक, तो एज मीन्स होता है उतना जितना, सो एज मीन्स भी होता है उतना जितना, देन मीन्स होता है की अपेक्षा। ठीक, और ये एज सकारात्मक सेंटेंस होने पर पॉजिटिव डिग्री में आता है, और सो एज नकारात्मक सेंटेंस होने पर पॉजिटिव डिग्री में ही आता है। देन कंपैरेटिव डिग्री में जहां पर तुलना किया गया था दो के बीचों में, वहां पर आता है। जैसे अभी कहा जाए कि आई एम सो गुड एज यू, तो इसकी हिंदी बनी कि मैं उतना अच्छा हूं जितना किया, क्योंकि सो एज माने भी उतना जितना। लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें एक निगेटिव नहीं है। सो एज आता है सेंटेंस निगेटिव होने पर, एज आता है सेंटेंस अफर्मेटिव होने पर। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए यहाँ पर एज होना चाहिए। आई एम जो सो है गलत है, एज गुड एज यू ये होना चाहिए। अगर यहाँ पर नॉट होता तो सेंटेंस सही रहता। और अगर इस तरह से कहा जाए कि सीता इज नॉट एज स्मार्ट एज राधा, इसको जब करेक्ट करने की बात आए तो देखिए सेंटेंस जो है यहाँ पर नकारात्मक, सीता इज नॉट एज स्मार्ट एज, तो जब सेंटेंस निगेटिव है तो सो आना चाहिए, एज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर सो कर देने से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सीता इज नॉट सो स्मार्ट एज राधा। और देन आता है जब तुलना का भाव हो, जैसे कहा जाए कि आई एम बेटर टू मोहन, तो यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन लगता है इसलिए यहाँ पर देन हो जाएगा। और इसी के बाद जो अगला एडवर्ब आता है हम लोगों को मिलता है सेवन कह लीजिए, ये है एडवर्ब्स ऑफ पर्पस नहीं, पर्पस रीजन या रिजल्ट। इसमें दो एडवर्ब एक साथ आ गए, एडवर्ब्स ऑफ रीजन या रिजल्ट। तो इस जानो 7 8 हो गया। तो इसके अंतर्गत बिकॉज आता है, एज आता है, सिंस आता है, फॉर आता है। ठीक ना, रीजन या रिजल्ट वाले में। तो ए इसमें देखिए रीजन या रिजल्ट इसमें 2 आ गया। इसके बाद नवा बनेगा एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट। ठीक, एडवर्ब्स ऑफ यहां लिखेगा कंट्रास्ट। तो इस 7 और 8 हो गया, कुल मिला के 9 एडवर्ब होते हैं। तो बिकॉज एज सिंस फॉर इन सबका मतलब होता है क्योंकि क्योंकि क्योंकि। तो आप लोग सोचेंगे सबका मतलब क्योंकि होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो बिकॉज या एज आता है जैसे कोई चीज जोरदार तरीके से बोला जाए, थोड़ा तो उसमें जो है जोर दे करके तब क्योंकि अर्थ में बिकॉज एज आता है। और जब नॉर्मली तौर से बोला जाए तो सिंस और फॉर लगता है। और एक कब आता है जब एक में रिजल्ट हो दूसरे में परिणाम हो। ठीक है, परिणाम और रिजल्ट, अनुकूल परिणाम हो और कारण हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे कहा जाए कि वहां ही पास्ड सो ही वर्कड हार्ड।
वह पास हो गया, इसलिए उसने कठिन परिश्रम, तो इसका कैड क्या बनेगा, वह पास हो गया क्योंकि वो कठिन परिश्रम करता था। यहाँ पर सो के जगह पर क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है इसमें अनुकूल परिणाम है, ठीक। और जो सेकंड क्लास है इसमें जो है कारण। तो जब फर्स्ट क्लास में परिणाम और सेकंड क्लास में कारण होता है, रीजन होता है, तब ऐसे क्लासेस को हम लोग विकास से जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ही पास्ट विकास ही वर्क रहा है, तो इसका यही बन जाएगा करेक्ट। और इसी के बाद जो लास्ट है वो है एडवर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक। इसके अंतर्गत जो कंजक्शन आता है वो दो या आल्दो है। दो या आल्दो इनका दोनों का मतलब होता है यद्यप, ठीक। ये जब वाक्य जो है विरोधात्मक भाव वाले होते हैं तब इनका यूज होता है। जैसे एक में कहा जाए कि इनका अर्थ होता है यद्यप, ठीक। तो आल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। जब इसे करेक्ट करने की बात आ जाती है, ध्यान देना कि दो आल्दो के बाद अगर कोई कंजक्शन आना चाह रहा तो आएगा एट, ये ध्यान देना। दो आल्दो डॉट डॉट एट होता है, और नहीं तो जो है बट नहीं दिया तो कामा लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का आज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एडवर्ब क्लास था वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मतलब जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा कंजक्शन का, उसमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे। इस जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।